नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। जहाँ महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं। अब जो है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से बीजेपी को सीट मिली है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना को सीट मिली है, उसको देखते हुए अब कयास ये लगाया जा रहा है आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, अजीत दादा के भी परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर बहुत बड़ा बहस छिड़ा हुआ है। और हर कोई जानने को उत्सुक भी है कि आखिर में फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दो चेहरे को लेकर जो है लोग आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी कौन दावेदार हो सकता है। बीजेपी के पास 133 सीट है और शिंदे साहब के पास भी जो है 57 सीट है। तो ऐसे में जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज दोनों के बराबर है। और शिंदे साहब के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया था तो कंटिन्यूस क्या बीजेपी उनको आगे रखेगी, ये भी चर्चा के विषय। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या चित्र बन रहा है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। सर, स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे, आपने चुनाव प्रक्रिया पूरा देखा, आपने जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए, जिस तरह से लोगों ने वोट किए, भर भर के वोट किए हैं। नो डाउट हर बार की अपेक्षा लोकसभा से भी ज़्यादा जो है वोटिंग पड़े हैं और लोगों में जागरूकता भी आई है। इसके लिए लोगों का मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हम लगातार अपने वीडियो में चर्चा कर रहे थे और लगातार आह्वान भी करते आ रहे थे कि वोट दीजिए, आपका हक है, लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र का हिस्सा बनिए, वोट दीजिए। आपने पूरा उसका निभाया, लेकिन फिलहाल जो परसेंटेज आए हैं वो तो मतलब कि उतने वोट लोगों ने नहीं किए हैं, लेकिन जो किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई। सर, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? रिजल्ट तो सबके सामने है। विधानसभा इलेक्शन में, महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में लोगों ने अपनी लोकसभा में की हुई गलती सुधारी है। बिल्कुल। और उन्होंने फिर एक बार महायुति को जबरदस्त बहुमत दिया, चप्पड़ फाड़ के, एकदम चप्पड़ फाड़ के दिया हुआ है। और उन्होंने कांग्रेस, उबाठा और शरद पवार तीनों को अपने अपनी जगह दिखा दी है। बिल्कुल। उसके साथ जो जनांगे जैसे जो आंदोलन करने वाले हैं उनको भी उनकी जगह में। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मैसेज पूरे महाराष्ट्र को दिया है, राजनेताओं को दिया है, पॉलिटिशियंस को दिया है और ये जो आंदोलन करने वाले जो रहते हैं उनको भी दिया है कि भाई आप उल्टा सुल्टा मत करो। अगर हक के लिए झगड़ना है तो हक जरूर करो, लेकिन अगर तुम उसमें भी राजनीति करोगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने महायुति को वोट करके महायुति को बहुत बड़ा अच्छा बहुमत दिया है। अभी सवाल यह है कि सीएम कौन? जी, अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के पास 133 प्लस अपक्ष ऐसा पकड़ के दिल्ली 138 तक 140 तक जा सकते हैं। बीजेपी 140 तक जा सकती है। बीजेपी 145 जो है और आंकड़ा है। हाँ, और 5 सीट मेजोरिटी को कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी जिनके पास 40 आमदार थे और जिनके भरोसे ये 40 लोग शिंदे साहब के पास आए, वो उनको सबको सीएम साहब ने जिताया है और ऊपर से 17 ज़्यादा निकाले हैं। उनके पास 57 MLAs है। इसलिए नेचुरली जो शिवसेना का हितचिंतक है, शिव सैनिक है, वो चाहेगा कि फिर से एक बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। आज मंदिर में प्रार्थना भी हो रहे हैं। हाँ, वो भी प्रार्थना होगी, होम हवन होगा, वो सब तो होते रहेगा। लेकिन वो चाहेंगे कि फिर से एक बार एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की डोर आए। यहाँ पर अगर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के हित तक सोचते होंगे कि भाई 2021 में जब 22 में जब ये पलटा था राजनीति, उद्धव ठाकरे निकलकर शिंदे साहब, उस वक्त भी बीजेपी के पास मेजॉरिटी थी। शिंदे साहब के पास अगर 40 आमदार थे तो बीजेपी के पास 110 आमदार थे। और फिर भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मतलब डबल से ज़्यादा होकर भी। और देवेंद्र जी ने अपना बड़प्पन दिखाकर वो डिप्टी सीएम पद भी उन्होंने एक्सेप्ट दिया और मंत्रिमंडल भी बराबरी कर दिया और मंत्रिमंडल के भी हिस्से उनको ज़्यादा दिए, मिनिस्ट्री भी ज़्यादा दी। तो ये 2022 का जो हुआ है
वो ध्यान में देखते हुए इस बार अगर जनता, बीजेपी के हितचिंतक कार्यकर्ता अगर चाहते हैं कि अब देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र का नेतृत्व उनके हाथ में जाए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। उनकी मांग मुझे लगता है सही है। और हो सकता है कि शिंदे साहब, जैसे उन्होंने 22 में देवेंद्र जी ने डिप्टी सीएम पद लिया था और मंत्रिमंडल को मजबूत रखा था, वैसे हो सकता है इस बार शिंदे साहब डिप्टी सीएम बने, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र को तो फिर से ये तीनों के ही हाथ में रहने वाली है। आखिर में ये त्रिमूर्ति है, देवेंद्र जी है, एकनाथ शिंदे है, अजित दादा है। ये त्रिमूर्ति के हाथ में डोर रहेगी। इनमें से कौन सीएम बनता है और कौन डिप्टी सीएम बनता है, मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तीनों के हाथ में अगर डोर रहेगी तो काम अच्छा होगा, महाराष्ट्र की प्रगति होगी, महाराष्ट्र विकास की ओर दौड़ेगा। और इसमें सीएम पद को लेकर मुझे लगता नहीं कि कुछ अनबन या खिटपिट हो सकती है, क्योंकि बीजेपी आज ऐसी पोजीशन में है कि दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता जी। बीजेपी पे बगैर बीजेपी के साथ ही सत्ता आ सकती है, बीजेपी के बगैर सत्ता आ ही नहीं सकती। बिल्कुल, अभी विपक्ष तो है ही नहीं, है ही नहीं, उनके पास कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। देवेंद्र जी सीएम की माला देवेंद्र जी के गले में आएगी। जैसे उन्होंने 22 को अपना मन बड़ा करके एकनाथ जी के अंडर डिप्टी सीएम पद लिया था, वैसे इस बार शिंदे साहब भी हो सकता है कि अपना मन बड़ा करके देवेंद्र जी के साथ चर्चा तो ये भी है कि 3 साल बीजेपी रखेगी अपने पास, 2 साल शिवसेना को देगी, लेकिन पहले कौन रखेगा और बाद में कौन रखेगा, इसको लेके भी बहस हो रही है। और दूसरा नंबर ये है कि मराठा लॉबी और ब्राह्मण लॉबी, 2 लड़ाई महाराष्ट्र में अक्सर देखी जाती है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं और शिंदे साहब मराठा से आते हैं, और 200 से ज़्यादा विधायक जो जीत के आए हैं 288 में से, जो 200 प्लस बीजेपी के, उसमें 200 से ज़्यादा जो है मराठा विधायक जो है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, 200 से ज़्यादा विधायक मराठा नहीं है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ओबीसी है जी, एसटी है, एससी है, उल्टे ब्राह्मण ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ब्राह्मण और मराठावाद हो सकता है? तो नहीं, ये तो बस शरद पवार जी की देन है। जाति जाति बटाना, जाति जाति में झगड़ा लगाना, ये तो उनका काम है। यहाँ पे कुछ होगा नहीं। वो मराठा ब्राह्मण ओबीसी ये कुछ वाद नहीं है। सीएम की डोर किसके हाथ में दी जाए, यही सवाल है। अगर बीजेपी चाहती है कि हमारे इतने सारे विधायक होने के बावजूद अगर हमको फिर से डिप्टी सीएम पद लेना पड़े, तो मेरे ख्याल से उनके तरफ से वो भी, उनकी आगे इच्छा है कि देवेंद्र बने तो वो भी सही है। और शिवसेना चाहते हैं कि 2 साल में काफ़ी अच्छा काम करके ये यश मिला है, लाड़की बहना ने काफ़ी यश दिया है। और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि टक्का जो बढ़ा है वोटिंग का, और जो लोग लोकसभा में थोड़े बिछड़ गए थे वो वापस युति के पास आए, इसका भी श्रेय बहुत ज़रूरी है, जो हम बीजेपी शिवसेना महायुति के कार्यकर्ताओं को भी देना पड़ेगा, उनकी सरकार की पॉलिसीज़ को भी देना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसने किया है तो वो है आरएसएस का। आरएसएस ने काफ़ी मेहनत से, जो दिखाई नहीं दिया, जो लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन काफ़ी मेहनत की है ये जो परसेंटेज बढ़ाने में, और सही तरीके से लोगों को फिर से उन्होंने जागृत किया, हाँ, हिंदुत्व के ट्रैक पर लाया है। और इसी वजह से ये इतनी बड़ा वोटिंग हुई और इतना अच्छा यश मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। या जैसे आपने अभी कहा कि 2 साल एकनाथ शिंदे और बाकी के 3 साल बीजेपी, या फिर अभी बीजेपी और बाद में एकनाथ शिंदे, ये इसका निर्णय मतलब ये जो फार्मूला तय होगा ओपन प्लेस में होना, हाँ, वो तो ओपन होने वाला है, बंद दरवाजे पे नहीं होगा ये। और नहीं, ये बंद दरवाजे वाली बात सिर्फ उद्धव ठाकरे करता है, बाकी यहाँ पे कोई बंद दरवाजा वगैरह होता ही नहीं है। जो भी होगा वो फैसला क्लियर हो जाएगा लोगों सामने। अभी सिर्फ इतना देखना है कि पहली टर्म जो है वो किसको मिलती है। और बाद में अगर देखो, अभी बिहार में भी
बीजेपी ने विधायक ज्यादा होते हुए भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया था जी। नहीं, ऐसा नहीं। 2022 में भी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया हुआ है। तो अभी देखते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कि इस बार पहले हो सकता है देवेंद्र जी सीएम बने और उनके गले में सीएम की माला है। क्या देख रहे हैं सर, इतनी अच्छी मेजोरिटी में अगर इस बार सत्ता आई है तो महाराष्ट्र के विकास की भी बात कर लेते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि विकास का किस तरह से होगा आगे? देखो क्या है, मेजोरिटी है, डबल इंजन सरकार तो बन गई है, काम करने में दिक्कत नहीं आती है, ऑपोजिशन की किटकिट कुटकुट ये सब नहीं चलती है और डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है। कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे मेजॉरिटी की बहुत ही ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज मेजॉरिटी जो महायुति के पास है और ये तीनों जन, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित पवार जी, ये तीनों अगर साथ में, काफ़ी उनका ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि तीनों महाराष्ट्र को अच्छे प्रगति पथ पर, जो प्रोजेक्ट्स आज शुरू है वो जल्द से जल्द पूरे भी हो गए और नए नए प्रोजेक्ट्स और जो समस्या है महाराष्ट्र की फिर जो किसान है उनकी हो, रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की है, फिर ट्रैफिक जैम वगैरह की जो समस्या है उसके ऊपर इलाज, कोस्टल रोड वगैरह, ये सब गोवा गति मिलेगी। गोवा महामार्ग इम्पोर्टेंट है, इसको ये सब जाने के लिए लोगों को काफी जूझना पड़ता है। ये सब चीजों को काफी जोर से गति मिलेगी और महाराष्ट्र का विकास काफी अच्छा होगा। और फिर से एक बार, अभी भी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो महाराष्ट्र में होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी काफी बढ़ेगी क्योंकि मजबूत सरकार है जी, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अट्रैक्ट होगी और यहाँ पे काफी, और लोगों को रोजगार भी बहुत मिलेगा। जितना विकास होगा उतना रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल नेचुरली। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में महाराष्ट्र आ जाएगा। धन्यवाद सर। तो हमारा आज का विषय था यही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि चर्चाएं काफ़ी हो रही है, लोग जो है काफ़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में शिंदे साहब को मुख्यमंत्री आगे लगातार बनाए रखा जा सकता है या फडणवीस जी जो दावेदार हैं, एकदम प्रबल दावेदार, उनको बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया होगी इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।